हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल 2025 की कर रहे होंगे। काफ़ी सारे ऐसे नए कैंडिडेट भी हैं जो इस साल प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या फिर कुछ टाइम पहले प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी है, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं या 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्री ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है, या फिर एक तरीके के और कैंडिडेट मैं बता देता हूँ जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर तो आ रहा है लेकिन अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है ना वो उनसे नहीं बनते। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है या फिर छोटी सी एक शर्त जो एक दिक्कत और आती है वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे नहीं बनते, या फिर मॉक टेस्ट में आपसे स्पीड नहीं आती और कुछ क्वेश्चन बिना देखे रह जाते हैं, या फिर आप क्वेश्चन देख भी लेते हैं लेकिन वो मॉक टेस्ट में आपसे नहीं बनते। और जो मॉक टेस्ट आपका पूरा सबमिट हो जाता है और उसके बाद जब आप उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने बैठते हैं तो उस सॉल्यूशन के दौरान आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं देखने पड़ते, उस टाइम वो क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। अगर ऐसी दिक्कतें भी आपके साथ हैं तो बिल्कुल आप मेरी जैसे ही स्टूडेंट हो, जो कि अभी मेरा सिलेक्शन हो चुका है आरआरबी क्लरिकल 2024 वाली वैकेंसी में। 1 जनवरी जो 2025 को जो रिज़ल्ट आया था उसमें फाइनली आरआरबी क्लरिकल में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। स्कोर कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ऐसे सवाल मेरे भी मन में आते थे। हालांकि इस जर्नी में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया क्योंकि डायरेक्शन या फिर कहें कि जो तैयारी करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा गलत भी था, और हो सकता है अगर आप वैसी गलती आप भी कर रहे हैं तो आपको भी कुछ ज़्यादा ही समय अपनी प्रिपरेशन को देना पड़े। इससे बेटर ये रहेगा तैयारी आपको अच्छे से करनी है, बिल्कुल भी अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं करना है, बस लगे रहना है। अब अगर मैं स्कोर कार्ड दिखाऊं तो पहले नाम ये बस इतना ही नाम था, और अभी मेरे नाम के आगे मैंने ये लगा दिया है बैंकर सुरेंद्र जांगड़, क्योंकि सिलेक्शन अभी हो चुका है। अगर आप इंस्टाग्राम पर भी कुछ मैसेज मुझे करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आईडी आप इंस्टा पे सर्च करिएगा और मुझसे कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने कैसे प्रिपरेशन की, कहाँ से प्रिपरेशन की, कौन सी मॉक टेस्ट को मैंने फॉलो किया, वो सारी बातें आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा ज़रूर लंबा होगा, आप थोड़ा सा देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं स्कोर कार्ड दिखाऊं तो जो भी भाई बंधु ऐसे सोचते हैं कि अर्थमेटिक में जिनको प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम थी, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट और हैं उनको भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को आपने खुद पर हावी होने दिया, खुद के मन में ऐसा डर बिठा लिया कि अर्थमेटिक तो आएगी ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम आपको जो है आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को आपको हराना पड़ेगा और वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही है। और एक छोटा सा अगर मोटिवेशन और मैं आपको बताऊं तो आप सभी को मालूम है कि जब भी वैकेंसी निकलती है तो सीटें हमेशा लिमिटेड होती हैं, और इन लिमिटेड सीटों में आपको सिलेक्शन लेने के लिए जो मेहनत करनी होगी वो आपको अनलिमिटेड करनी पड़ेगी। सीटें लिमिटेड हैं लेकिन मेहनत आपकी जब अनलिमिटेड होगी तभी आपका नाम इन लिमिटेड सीटों में आएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अगर अब मैं स्कोर कार्ड दिखाऊं, मुझे भी क्वेश्चंस नहीं बनते थे, स्पीड नहीं बनती थी, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता था, लेकिन मैंने पढ़ाई की अच्छे से। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट, इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए मैंने कि उनकी कोई शायद गिनती नहीं है, ऐसा मान सकते हो आप। तो सबसे पहले मैं अपना जो सिलेक्शन हुआ आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2024 वाले में, उसका प्री का स्कोर कार्ड आपको दिखा देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको 2023 के, 2022 के, 2021 के जो मैंने पेपर्स दिए हैं उनके स्कोर कार्ड भी आपके बीच में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो पहला जो स्कोर कार्ड है वो आरआरबी क्लरिकल प्री का है, आप देख सकते हो। मेरे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस तारीख को एग्ज़ाम था, कैटेगरी वगैरह सब दे रखा है, और स्कोर जो आया है वो आप देख लीजिए। रीजनिंग और क्वांट आरआरबी क्लरिकल में और आरआरबी पीओ में, आरआरबी पीओ और क्लरिकल दोनों में आपको 40 नंबर की रीजनिंग मिलेगी, 40 नंबर की क्वांट मिलेगी। ये हो रही है प्री पेपर की बात। टोटल 80 नंबर का पेपर होगा और उसमें से कट ऑफ जो बनेगी वो तो डिपार्टमेंट के हिसाब से या फिर सीटों के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से बनेगी, लेकिन आपको जो स्कोर करना है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना है।
मेरा जो इसमें रीजनिंग में स्कोर आया था वो 40 में से 37.75 आया था। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में स्कोर आया था वो 38.75 आया था। यहाँ पर कुछ नॉर्मलाइजेशन के फैक्ट भी लगते हैं। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है। किसी की शिफ्ट अगर इजी है तो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम हो जाता है, किसी की शिफ्ट अगर हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ भी जाता है। यहाँ पर रीजनिंग के लिए हमें 25 मिनट मिलते हैं। पहले पूरा एग्जैक्ट टाइम होता था 45 मिनट। 45 मिनट में चाहे पहले कोई भी आप सेक्शन करो, लेकिन अभी 25 मिनट रीजनिंग के लिए आपको देने ही पड़ेंगे। चाहे आपने 20 मिनट में रीजनिंग कर ली हो, चाहे 15 मिनट में कर ली हो, बाकी टाइम आपको रीजनिंग में रखना पड़ेगा। जैसे ही 25 मिनट पूरे होंगे आपके पास क्वांट ओपन हो जाएगा और 20 मिनट आपको क्वांट में, टोटल इस प्रकार से दोनों को मिला करके 45 मिनट का समय आपको मिलेगा। और मेरा यहाँ पर जो पेपर हुआ था रीजनिंग मेरा 18 मिनट में हो गया था। और आगे की 7 मिनट तक मैंने रीजनिंग को क्रॉस वेरीफाई किया था कि ताकि कुछ गलती तो नहीं है। हालांकि मुझे कुछ गलती नहीं लगी। तो ये जो स्कोर मैं कम मानता हूँ वो नॉर्मलाइजेशन का फैक्ट हो सकता है। कोई एक आधा क्वेश्चन गलत हो भी गया हो तो 100% एक्यूरेसी हो सकता है ना रही हो। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में बात करूँ तो ये भी मेरा लगभग 18 से 19 मिनट में बन गया था। और 1-2 मिनट इसमें भी बच गए थे। 1-2 मिनट तक मैंने कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन क्रॉस चेक भी किए थे, वेरीफाई भी क्रॉस चेक उनको किया था, तो मुझे वो सारे सही लगे थे। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ गलत हो गया हो या फिर नॉर्मलाइजेशन फैक्ट से भी ऊपर नीचे नंबर हो सकता है। जैसे ये प्री पेपर हुआ इसकी जो कट ऑफ बनी थी वो कट ऑफ बनी थी 71 और मेरा जो स्कोर आया था वो 76.50, ये इतना स्कोर आया था। उसके बाद मेंस का एडमिट कार्ड आया, मेंस का एग्ज़ाम देने गए, मेंस के पेपर में बैठे, पेपर कंप्लीट हुआ। पेपर कंप्लीट होने के बाद घर आ गए और जब फाइनली रिजल्ट आया, जो स्कोर कार्ड आया, तो उसमें यहाँ पर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी, किस तारीख को वो आपका पेपर था, नाम क्या है, टोटल 100 में से स्कोर क्या है और यहाँ पर क्या लिखा है ये देखिए। वी आर ग्लेड टू इन्फॉर्म यू कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका जो सिलेक्शन है वो अनरिजर्व कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी जो भी आपकी, हालांकि मेरा रिजर्व कैटेगरी ओबीसी लेकिन सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ था, जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ से सिलेक्शन जो है हो गया था। अगर कैटेगरी वाइज में स्कोर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये लाइन देखी ना, इस समय जो मोमेंट था भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता क्या था। मोबाइल वगैरह मैंने हाथ से फेंक दिए थे, आंखों में आंसू भी थे और मन में खुशी भी थी। और ये जो मोमेंट है जो मैं अभी आपको मतलब सिर्फ महसूस करा सकता हूँ, लेकिन इसको अपने खुद के अंदर इस मोमेंट को फील करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट जैसे ही आया उस समय धड़कनें तेज़ हो गई थी, सांसें रुकने लगी थी, नेटवर्क भी ऐसे लग रहा था जैसे स्लो हो गया है। लेकिन जैसे ही फाइनली मैंने रिज़ल्ट देखा, रिज़ल्ट ओपन हुआ, मेरी आंखें बंद सी हो गई थी, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। लेकिन जैसे धीरे धीरे ये रिज़ल्ट देखा और ये लाइन दिखी, वी आर ग्लेड टू इन्फॉर्म यू, तो आंसू भी आए, खुशी भी हुई और बता नहीं सकता मैं मतलब उस समय जो फीलिंग थी ना वो भी मैं एक्सप्रेस आपके सामने नहीं कर सकता। लेकिन ये फीलिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि आप अपने अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अब अगर मैं अलग अलग स्कोर आपको दिखाऊं कि क्या क्या स्कोर बना था। मेंस के पेपर में जो है वो आरआरबी क्लरिकल में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर पूरा हो जाता है। तो जितना आप करोगे, जो एक्यूरेसी आप रखोगे, उसी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रीजनिंग होती 50 नंबर की है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन में से मेरे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर आए हैं ना, जो अगर मैं एक क्वेश्चन को 1 नंबर का मानूँ तो 33.75 नंबर आए हैं। वहीं पर कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन ही आते हैं, एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का मानूँ तो 27 नंबर आए हैं। ध्यान से देखिएगा आप एक बार। और रीजनिंग जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 ही नंबर का होता है, तो यहाँ पर 11.5 नंबर आए हैं जनरल अवेयरनेस में। मैंने इंग्लिश नहीं किया था, हिंदी किया था। हिंदी में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो यहाँ पर 31.75 नंबर आए थे, कुछ नेगेटिव मार्किंग होने के कारण। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 50 नंबर के होते हैं। यहाँ पर भी प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है। तो यहाँ पर अगर 40 क्वेश्चन है तो 1 नंबर के हिसाब से अगर माने तो मेरे नंबर आए थे 16। लेकिन जब आप इनको टोटल करेंगे तो आपके ये नंबर नहीं बनेंगे। ये नंबर इस वजह से नहीं बनेंगे कि रीजनिंग और क्वांट के जो स्कोर होते हैं वो 1.25 के हिसाब से बनते हैं, और जो कंप्यूटर के जो स्कोर होते हैं वो आधा नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो ये टोटल नंबर, ये जो स्कोर है वो कैसे बनेगा? ये बनेगा आपका जो रीजनिंग का स्कोर आया है, ये तो आपके सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से नंबर आए हैं, लेकिन इसको जब आप 1.25 से गुना कर देंगे तो जो टोटल स्कोर बनेगा वो आपको यहाँ रीजनिंग का लिखना है।
कंप्यूटर अवेयरनेस में जो स्कोर होता है वो आधा नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ जो 27 नंबर वो 40 में से है, लेकिन जब आप इसको 13.5 नंबर लिख देंगे तो ये कंप्यूटर के आपके स्कोर है 13.5, क्योंकि इसका आधा 13.5 होता है। जनरल अवेयरनेस का स्कोर सेम रहता है 11.50, और हिंदी में जो स्कोर आपका आया है वो भी सेम रहता है 31.75। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी रीजनिंग की तरह है, प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 का होता है, और इस स्कोर को जब आप 16 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो क्वांट का स्कोर बनेगा वो आप यहाँ लिखेंगे। और जब आप इन पाँचों को जोड़ेंगे, अब इन पाँचों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका ये स्कोर बनेगा। और यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी शायद 102 नंबर के आसपास गई थी, मेरा स्कोर ये 119 118 नंबर के आसपास आया था। तो ये बात है कि जिनको भी अर्थमेटिक से डर लगता है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी डर लगता था। अब सोच के देखिए, आप सोच के देखिए कि यहाँ 40 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अर्थमेटिक आया नहीं, सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन आई है। यहाँ पर आपको डीआई भी देखने को मिलेगी, सिंप्लीफिकेशन भी देखने को मिलेगी, नंबर सीरीज भी देखने को मिलेगी, अर्थमेटिक भी देखने को मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखने को मिलेगी। अब अर्थमेटिक में आपका एक दो टॉपिक नहीं, आपके जो 14-15 जो टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो ये जितने भी टॉपिक हैं इन टॉपिक से मिला करके 12 से 13 क्वेश्चन या कई बार 14 क्वेश्चन भी अर्थमेटिक के एग्जाम में बन जाते हैं। तो इन सभी को मिला करके इतने क्वेश्चन आते हैं, और स्पीड आपको इतनी भयंकर रखनी पड़ेगी, इतनी भयंकर स्पीड रखनी पड़ेगी कि जो एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो जो तूफान होता है ना, उसकी स्पीड भी आपके मुकाबले कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ये स्कोर देख रहे हैं, अगर आप 40 क्वेश्चन मैंने मान लीजिए अटैम्प्ट किए हैं, एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 38.75 नंबर बनते हैं। 40 में से अगर एक क्वेश्चन गलत होता है ना तो ये स्कोर बनते हैं। तो मान लीजिए आप एक क्वेश्चन ही यहाँ पर मेरा गलत हुआ होगा तो ये स्कोर यहाँ पर आया है। अब मैंने अर्थमेटिक भी किया है, मैंने सारे टॉपिक किया, कोई एक क्वेश्चन कोई एक आधा गलत हो जाता है। एक्यूरेसी 100 में से एक तो बारी 100% रहती है, बाकी कहीं ना कहीं गलती कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। ये स्कोर टोटल बना था। अर्थमेटिक भी किए हैं, और आपकी तरह मुझे भी पहले अर्थमेटिक नहीं आती थी। अगर मैं भी जिस समय आप कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, सारे तो नहीं है लेकिन कुछ हैं जो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि अर्थमेटिक तो नहीं बनेगी, अगर आप ऐसा घबरा रहे हैं तो अर्थमेटिक आपको देखें, अर्थमेटिक से आप कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में ऐसा भय बैठ जाएगा कि अर्थमेटिक बड़ी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और क्वांट में जिसके भी स्कोर कम आ रहे हैं, हालांकि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और बताऊंगा कि क्वांट में स्पीड कैसे बढ़ानी है, क्वांट में स्कोर कैसे इंक्रीज होगा। आपकी जो जर्नी है, इस जर्नी को मैं सिलेक्शन तक ले जाने की मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। और मुझे भी इस बात की खुशी होगी कि बैंकर सुरेंद्र जहांगीर जो छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा काफ़ी सारे बच्चे सक्सेस हों, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो सक्सेस हों। तो धीरे धीरे और रेगुलर बेसिस पर मैं आप सभी के लिए जो गाइडेंस वाले वीडियो हैं वो डालता रहूँगा। अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग अगर आपको करनी है तो अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई बुक है, उम्मीद करता हूँ सभी के पास एक छोटी मोटी बुक ज़रूर होगी। ज़्यादा मोबाइल पर आप पढ़ाई मत करिए, ज़्यादा जो है ना आप मोबाइल पर पढ़ाई मत करिए, क्योंकि मोबाइल से अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो आंखों में जलन होगी, सर दर्द होगा, पूरे दिन बैठे रहने से दिक्कत होगी, थोड़ा ऐसे कमर दर्द वगैरह कुछ। तो ज़्यादा मोबाइल से पढ़ाई नहीं करते, एक ऑफलाइन अपने पास बुक रखिए जिसमें सारे अपने अर्थमेटिक के टॉपिक हो, और डेली बेसिस पर एक टॉपिक पूरा करने का टारगेट बना लीजिए। अगर कोई टॉपिक छोटा है तो उसको एक दिन में, मतलब घंटे 2 घंटे जो आपका क्वांट को देने का टाइम है, घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, उसमें पूरा करने का अपना टारगेट बना लीजिए। अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, 2 दिन में पूरा कर लीजिए। अगर आप माने कि 15 टॉपिक हमारे टोटल अर्थमेटिक के हैं तो एक टॉपिक में अगर आप 2 दिन भी लगा रहे हैं तो आपका 1 महीने में 30 दिन में पूरा का पूरा अर्थमेटिक कवर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो तो आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तो आपको आता ही है, बस जिनको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम उनको बता रहा हूँ। लेकिन इस पढ़ाई के दौरान आपको मॉक टेस्ट जो है ना वो नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा हो सके, अगर किसी को अर्थमेटिक में दिक्कत है उनके लिए बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो सके क्वांट के सेक्शनल मॉक आपको लगाने हैं। सेक्शनल मॉक ओपन करो, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, और कोशिश ये करो, कुछ मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि जो भी क्वेश्चन, मतलब अगर आपके सामने सबसे पहले अर्थमेटिक आ गया तो उसको स्किप करो, सिंप्लीफिकेशन ढूंढो, उसको करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढो, उसको करो, मिसिंग सीरीज ढूंढो, उसको करो। ऐसे नहीं करना। अपनी तैयारी ही शुरुआत से इतनी बढ़िया रखो कि जो भी क्वेश्चन आ गया उस क्वेश्चन को अपने फोड़ देंगे, उस क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर देंगे। जो भी क्वेश्चन अपने सामने आ गया, चाहे वो मिसिंग सीरीज का हो, चाहे रोंग नंबर सीरीज का हो, चाहे अर्थमेटिक का हो। हाँ, कोई नहीं बना क्वेश्चन वो अलग बात है, लेकिन जैसे अर्थमेटिक का क्वेश्चन दिखा उसको डर के मारे हमने उसको छोड़ दिया, हालांकि वो क्वेश्चन आसान था। मैंने
मेरी इतनी जर्नी में आज तक जो आरआरबी क्लरिकली आरआरबी पीओ का जो मॉक टेस्ट होता है उसमें अगर मैंने कभी भी ऐसे स्किप नहीं किया क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन मेरे सामने अर्थमेटिक आ गया, पढ़ते ही दिमाग में मेरे तुरंत क्लिक हो गया कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैंने पढ़ा जरूर है उसको। अगर ऐसा लगता है कि हो जाएगा तो मैं पेन लेके लग जाता हूँ, वरना पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये मुझसे नहीं होगा, तब स्किप करता हूँ। ऐसे नहीं कि भी अगर अर्थमेटिक आई है तो 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के मिलेंगे, अर्थमेटिक को स्किप कर दो। अगर कोई डीआई आई है तो 5 क्वेश्चन डीआई के मिलेंगे, पहले सीधे ही 5 क्वेश्चन स्किप भी कर दो। ऐसे मैं नहीं करता था और ऐसा आपको भी नहीं करना है। तैयारी अपनी इतनी बढ़िया रखनी है, इतनी ज़बरदस्त रखनी है कि जो भी क्वेश्चन सामने आपको दिखा आप उसको फोड़ देंगे, आप उसको कर देंगे। आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उस प्रिपरेशन में आपको अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे। आपका स्कोर एक टेस्ट में बढ़िया आएगा तो दूसरे में कम भी आएगा, तीसरे में और कम आएगा, चौथे में उसके बराबर से आएगा तो आपको थोड़ा डिमोटिव फील भी होगा, लेकिन डिमोटिव फील आपको होना नहीं है। आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए, अगर स्कोर कम आया है तो क्यों आया है, जी कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए वो करिए, जो आपने स्किप कर दिए वो क्वेश्चन करिए, और रेगुलर बेसिस पे दोबारा फिर उस मॉक टेस्ट को अगर आपने एक बार कर दिया है तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया मॉक टेस्ट लगाइए। और फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है कि पुराने वाला मॉक टेस्ट हम दोबारा करें तो आप देख सकते हो। मैं तो ऐसा नहीं करता था, पुराना मॉक टेस्ट दोबारा देखने का टाइम नहीं मिलता था, डायरेक्ट न्यू वाले पे स्विच कर लेता था। और दोस्तों इस तैयारी के दौरान एक जो सबसे बड़ा दुख आपको फेस करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि अगर आप 3-4 स्टूडेंट एक साथ तैयारी कर रहे हैं, 3-4 दोस्त एक साथ तैयारी कर रहे हैं, या 5-7 दोस्त मान लीजिए बैंकिंग लाइन में आप हैं, एक साथ तैयारी कर रहे हैं, और आप में से एक बंदा भी अगर सक्सेस हो गया ना, तो भाई साहब जो बाकी बचे हुए हैं ना उनमें मतलब जलन ऐसी होगी, और वो जलन वैसी जलन नहीं कि भी क्यों जलन, मतलब अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा दुख होगा कि यार इसने सिलेक्शन ले लिया, हमारा क्यों नहीं हुआ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हम ही 5-7 लोग थे साथ में तैयारी करने वाले, एक एक करके सब लग रहे थे, कोने में बैठ के रोता था घर में। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपको भी फेस करनी पड़े, हो सकता है क्या करनी पड़ेगी, तो इससे बेटर ये रहेगा कि अपनी तैयारी अच्छे से करिए। अब काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं, जैसे 4 दोस्त मैं मान लेता हूँ, और ये जो एक दोस्त है ना ये इतना निकम्मा होता है, जो मेरे साथ भी होते थे, ये आपको घुमाने ले जाएगा, आप इनके साथ घूमने भी चले जाएंगे। मान लीजिए सुबह 10 बजे निकले, शाम 6 बजे तक घूमे, और 6 बजे के बाद ये तो पढ़ने बैठ गए, लेकिन आपने ये सोचा थक गए सो जाते हैं, और आपके मन में क्या था कि चारों ही दोस्त थक गए हैं, चारों ही सो रहे होंगे, लेकिन ये उस समय पढ़ रहा है, ये सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ रहा है। और जब रिजल्ट आएगा तो आपको तो थैंक यू मिलेगा कि थैंक यू पेपर में पेड़ होने के लिए आपने पेपर दिया, लेकिन हमें दुख है कि आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे, और ये बंदा मेंस में बैठेगा। तो भाई साहब उस समय जो दुख फेस करोगे ना वो आपके सिवा दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता, बड़ा भयंकर दुख होगा। और उसके बाद ऐसा मान के चलिए 3-4 दिन इतने बेकार निकलेंगे आपके कि ना तो स्टडी कर पाओगे, ना ही अच्छे से खाना खा पाओगे। और जिस दिन एक बंदे का सिलेक्शन हो गया, आपकी भीड़ में से एक बंदा निकल गया, उसका सिलेक्शन हो गया, लंका लग जाएगी भाई साहब। तो ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करो, जो भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। अगर अर्थमेटिक में प्रॉब्लम हो रही है तो अर्थमेटिक पे ज़्यादा मेहनत करो। बाकी टाइम पे रेगुलर बेसिस पे आप सभी के लिए मैं गाइडेंस वाले वीडियो डालता रहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि इस चैनल के द्वारा आप जो है अपनी बैंक की जो सफलता है उस सफलता की ओर पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मॉक टेस्ट वाली जो बात है उसमें अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो मॉक टेस्ट यूज़ किया था, मैंने गाइडली भी यूज़ किया है, मैंने स्मार्ट कीड़ा भी यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने कुछ टाइम पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम मैंने टेक्स्ट बुक भी यूज़ किया था। मैंने पहले टेक्स्ट बुक यूज़ किया था शुरुआत में, अच्छे टेस्ट हैं सारे, ऐसा नहीं बेकार अच्छे हैं, लेकिन एक टेस्ट यूज़ करने के बाद मतलब 1 साल का पैकेज लेने के बाद जैसे ही 1 साल पूरा हुआ उसके बाद किसी ने यूट्यूब पे मुझे बताया कि स्मार्ट कीड़ा पे फोकस करो, स्मार्ट कीड़ा बढ़िया। मैंने स्मार्ट कीड़ा भी परचेज़ किया। स्मार्ट कीड़ा भी मैंने 1 साल ही रखा था, और नहीं 2 साल रखा था स्मार्ट कीड़ा। हालांकि जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और उसके बाद अब पिछले साल मेरे पास गाइडली था। तो अगर आप कोई भी आप में से गाइडली का प्रोडक्ट लेना चाहें तो आप जो है वो DPPTX ये कोड यूज़ कर लेना। आपका ये कोड यूज़ करने के बाद एक तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और सीधी सी बात बताऊं, आपको जो डिस्काउंट मिलेगा उतने ही पैसे मेरे वाले अकाउंट में भी क्रेडिट होंगे गाइडली वाले में। और अगर आप फाइनेंशियली थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम है,
तो मुझे आप इस इंस्टा आईडी पर मैसेज कर देना। जो भी मेरे पास कैशबैक आएगा वो मैं ऑनलाइन आपको 2-3 दिन के बाद अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, वो करना पड़ता है 100-200 रुपये होने के बाद में। तो अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करूँगा तो आपके मैं वापस भेज दूँगा, अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो जो आपके 10% वाला जो डिस्काउंट जो मेरे पास ऐड होगा, उससे मैं कोशिश करूँगा कि किसी नीडेड जो पर्सन है, जो नीडेड तैयारी करने वाला बंदा है, फाइनेंशियली वो मॉक टेस्ट वगैरह नहीं ले सकता, तो उसको मैं गाइडली के मॉक टेस्ट वगैरह जो है परचेज़ करके दे दूँगा। जब 2-3 बंदे ऐसे 2-3 लोगों को कैशबैक मेरे पास आ जाएगा तो एक बंदे को मैं परचेज़ करके उसको प्रोवाइड करवा दूँगा, वो भी, ताकि मॉक टेस्ट में अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी कैशबैक होगा आपको मैं व्हाट्सअप जो भी यूपीआई वगैरह से ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो आपके वो पैसे थोड़ा सा टेस्ट जो है और सस्ता पड़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।